हाँ जी मारिया, कैसी हो आप? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से। मारिया ग्रुप में इन्फॉर्म करो। और मैं आज कह रही थी पहले टिकट निकाल मेरी तो दो ही लगी रहती है। अभी दो बच्चों को आपकी दे दी है सर। बच्चों को दे दी है पोस्ट बेसिक के चालान आए। सब ऑनलाइन हो जल्दी से। करना चाहिए एक साथ पोस्ट बेसिक का इंटरव्यू हो गया। कुछ अब वाले मैंने ना वीडियो मैंने ना सुबह आके ढूंढा तो देखा। क्या मालिया ने इसके ऊपर क्या मालिया ने इसके ऊपर देखो पेंट तो नहीं कर दिया क्या मैंने आपको ढूंढा कैसे आपको तो क्वारंटीन करना चाहिए कम से कम 3 दिन के लिए। क्वारंटीन हो जाए। मेरी छुट्टी मेरी छुट्टी मैडम मेरी कोई छुट्टी चलेगा हम तो कहते हैं तो हमने जज मैडम तो बिना तो छुट्टी नहीं थी मिलती। हमने इंतजार किया मैडम इनको दूर कर दें हमारे से। मैडम कहती हैं करने के लिए अब जरा ऑफिस बंद करने के लिए हम लोग अभी देखो मैं आ गई तो मैडम भी तो थे साथ। अब मैम भी आप आमदन नहीं है ना हमारे जैसे आमदन का नहीं दिया। मैम जी मैंने सुबह भी ढूंढा बेटा बात नहीं है वो याद तो नहीं कि सुबह निकलने तो बना अपना फ्यूल वगैरह चेक करने मैं नहीं देखती करती है चीज गलत होती है। अब वो बहुत आदमी खराब हो गई है अंदर आ गई है और फ्यूल भी कर सही। अच्छा ये जाड़ू लेके दिया मैंने इसको 100 रुपया दे देना मैं दिन में साफ करने से चल रहा था पैसे पूरे लग रहे हैं 100 रुपया देना। अच्छा वो ना इस बार ये तो मैडम के सामने भी दे रही थी तुम्हारे अब ये देखो आपने उस दिन का 2 वीडियो मैंने भी मारी थी और मैंने की है। अच्छा मैं आपको नहीं सिर्फ मेरा परसेंटेज निकालने वाली विजिटिंग और कुछ और मैं देखती तो 2 साल के लिए मेरी अपन ने काम में बैठने और लास्ट काम के लिए आपने गाइड से मैं आपको आप कहते हैं कि दिखाई थी ना तो परसेंटेज निकालने वाली का विजिटिंग मैंने आज में उसको टास्क दिया और मैंने बताया क्या हां जी अब सिर्फ ना मैं आपका नाम लीजिए आपसे कुछ सुना आप अभी रोमा के देखने साथ ऐसे ही खड़ा हो परसेंटेज अपने से हाँ मैं तो हमारे नहीं पकड़ वो लेक्चर्स बना लिया हाँ नहीं बैठा है उधर को
बस प्रेजेंटेशन का काम होगा वो नहीं आते आपको कुछ आलू नहीं जो वीडियो करेंगे परिचय मेरे नाम से निकाला है अच्छा तुम लोग समझ के नहीं है फिर मैं वो सही करा देती हूँ अभी मेरा लेक्चर चल रहा है मुझे ये बता दे बच्ची मेरे पास आना मैं खुद इसको बिजी रखती हूँ मैं आपकी हेल्प करा रही हूँ काम देकर मैं खुद इसको बिजी रखती हूँ मैंने तो कहा कि तुम गार्डन में हर बंदे को बिजी रखना है स्पेशलाइज वाला हम कोई टेस्ट या इंटरव्यू होगा या फिर डायरेक्ट आ जाएंगे एडमिशन उसमें सिखा हो गया आप बताओ ना इसका अभी कोर्स सबसे क्लास सबसे अभी कोर्स आ रहे हैं अभी आज कुछ लोगों को मैंने काम किया अपना तो नहीं वो बच्ची हॉस्टल की है वो मैं से पूछ रही थी मैंने कहा क्या नाम तो मेरा कुछ नहीं पता अभी जो मुझे कोर्स आ रहा है कि फर्स्ट है सेकंड लिस्ट लगानी है तो वो कोर्स आ रहे में आ रही हूं अभी एक दो लिस्ट हम मिलके निकाल के कैंडिडेट हुए करके तो देन हमने पोस्ट लिस्ट को अप्लाई करना ठीक है ठीक हो क्या नाम है नाम मैं पूछूं मुझे पता नहीं मैं गुजर रही थी तो वो मेरे पास आ गई ये कौन सी लड़की आई है ये कौन से कमरे में है मैंने कहा मैं इधर टीचर हूं अच्छा क्या मैं भी यहाँ पर स्टूडेंट बनूंगी वो शुरू हो गई मेरे साथ सादियों को देखा आपने भी ओह माय गॉड Hello, Assalamualaikum students. How are you? I hope you guys all will be fine. कैसी छुट्टियां गुजरी हैं भाई आपकी? सब ठीक है? Glad. जी, वो भी इनाम सर शुमाइला नंदनी का जी बेटा आप सब हैं को सब ठीक हैं आप लोग? माँ ऐसे लग रहा है पुलसा पै गया ऐसी आ रही। हाँ जी आयशा कैसी हो? हाँ जी फरहीन ग्रुप में आप लोगों ने मैसेज नहीं किया मैंने आपको कहा है कि ग्रुप में इन्फॉर्म करो आयशा इन्फॉर्म करो लेक्चर के लिए सिर्फ अभी तक 7 लोग ऑनलाइन हो आप। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे ठीक है। तो हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर एंड चाइल्ड आर प्राइम इंडिकेटर ऑफ असेसिंग हेल्थ सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। अगर किसी कंट्री की मदर और चाइल्ड की हेल्थ अच्छी है हेल्दी हैं लोग और कोई डिजीज़ की रेशो भी कम है मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की रेशो भी कम है तो इट्स मीन कि वो कंट्री अच्छी सिचुएशन में है हेल्थ की ठीक है। उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छी है। Mother and children not only constitutes a large group, but they also vulnerable or special group. They comprises 71.4% of population of developing countries. ठीक है. So mother and children are the foremost priorities of the community health programs. डेवलपमेंटल गोल है पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। 2015 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ ठीक है। इसके अलावा क्या करना है इरेडिकेट करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी को और हंगर को। ये सब 2015 में मिलेनियम गोल्स बनाए गए थे। इसी तरह गोल था कि अचीव करना यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी को और एम्पावर करना है वेमेन को ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जितने भी मेल फीमेल हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं इक्वल अप्रोच दी जाए इक्वल रिसोर्सेज दिए जाएं ठीक है। तो उसी तरह हमारा जो मिलेनियम गोल है उनमें से एक गोल ये भी है कि हमने इम्प्रूव करना है मैटरनल हेल्थ को और चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है। महाशीट चाहिए महाशीट सेकेंड ईयर पोस्ट आर्यन की शीट ओके ठीक है। इम्प्रूव करना है मैटरनल हेल्थ को रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी को। तो ये है बेसिकली ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि
जो है ना हमारे मिलेनियम गोल का पार्ट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिड्यूस करना है मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को और इम्प्रूव करना है हेल्थ को, MCH की। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कौन कौन ऑनलाइन है, साथ साथ मुझे मैसेज भी करो। जी आयशा, आप मेक श्योर करो कि सब लोग ऑनलाइन हो और सब लोग क्लासेस लिया करें, कम से कम भी 30-40 की क्लास हो और सिर्फ आप 9 लोग अभी तक ऑनलाइन हो। एक दफ़ा शमीम है, ठीक है। अच्छा, अभी ऐसा है कि आप एक दफ़ा ये देख लो, एक नज़र ये देख लो वीडियो, फिर उसके बाद मैं आपको ये लेक्चर मिलेनियम गोल से रिलेटेड है, फिर उसके बाद मैं आपको लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ। मैसेज कर देंगे असेसमेंट के ग्रुप में, ताकि वो मैंने इस लेक्चर में समझा। जी मरियम, सना, आवाज़ आ रही है इसकी? हाँ जी शमा, आयशा आवाज़ आ रही है? शमीम, बिनत, आवाज़ आ रही है? तो हम चाहेंगे कि किसी के लिए नीचेगा या तो हम लोग कंप्लीट वीडियो की नहीं आ रही है आपको? अब मैं दोबारा से चलाती हूँ, फिर मुझे बताना वीडियो की आवाज़ आई है या नहीं आई, ठीक है? अब आ रही है वीडियो की या नहीं? अब वैसे तो मैंने स्टॉप किया, लेकिन दरमियान में आ रही थी या नहीं? चलो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर मैं ये स्टॉप कर रही हूँ, ताकि आपको कोई फ़ायदा तो हो। चलो, मैंने फिर स्टॉप कर दिया। ये मैं वैसे आपको लिंक शेयर कर दूँगी, तो फिर आप खुद से वैसे पढ़ लेना, ठीक है? देख लेना वीडियो, मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी। ठीक हो गया? है ये बेसिकली ये बताया हुआ है कि डेवलपमेंटल गोल में, जो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल है, उसमें ये कहाँ पे आता है, किस नंबर पे आता है, कितनी एफर्ट्स की जा रही हैं और टोटल एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या है, ठीक है? ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप ये वीडियो देख लेना, लर्निंग के लिए ये आपके फर्दर बहुत अच्छा है, ठीक है? अब क्या है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, क्या है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर रेफर्स टू, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इसमें? प्रोमोटिव है, प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव है एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर फॉर द मदर एंड द चिल्ड्रन, ठीक है?
मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आएंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोट करना है हेल्थ को, ठीक है, प्रिवेंट करना है किसी डिजीज़ से, क्योर करना है, अगर डिजीज़ हो गई है तो फिर हमने क्योर करना है, फिर रिहैबिलिटेट करना है। क्योर तो हो जाते हैं लेकिन उनको बाद में रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो उनको फिर पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट करना है। तो रिहैबिलिटेट का मतलब है कि किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो बाद में सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है किस किस को, मदर को और चिल्ड्रन को, बच्चों को, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में क्या है? सबसे पहले आता है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड द फीटस इज पार्ट ऑफ मदर, ठीक है। जो एंटीनेटल पीरियड होता है उसमें फीटस जो है, एंटीनेटल पीरियड कौन सा, जब अभी डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है, बिफोर डिलीवरी, बिफोर मीटिंग, ठीक है। वो कौन सा पीरियड होगा? वो पीरियड है जिसमें अभी डिलीवरी नहीं हुई और उसमें जो है क्या हो सकता है कि फीटस जो है वो पार्ट ऑफ मदर कहलाएगा। फिर इसके बाद है चाइल्ड हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड टू द मैटरनल हेल्थ। यहाँ पे क्या है कि एंटीनेटल पीरियड में फीटस जो है वो पार्ट ऑफ मदर है और चाइल्ड हेल्थ जो है वो क्लोजली रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ होती है। अब फीटस जो है वो मदर का पार्ट क्यों है? क्योंकि डाइट भी मदर से ही लेनी है, उसने खाना पीना मदर से ही है, सारी न्यूट्रिशन मदर से जाएगी, सारा ब्लड मदर से जाएगा, ऑक्सीजन मदर से जाएगी। तो इस वजह से माँ और फीटस को एक माना जाता है और एक समझा जाता है। दूसरा, चाइल्ड हेल्थ जो है वो होती भी मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड। अगर माँ अच्छी है, माँ हेल्दी है तो बच्चा हेल्दी, माँ सेफ तो बच्चा सेफ, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। आफ्टर बर्थ चाइल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन मदर। जैसे ही एक दफ़ा बर्थ हो जाती है तब बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है मदर पे। सर्टेन डिजीज ऑफ मदर हैं इफेक्ट द चाइल्ड। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं डिजीज़ ऑफ मदर होती हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं चाइल्ड को। जैसे कि अगर माँ को अनीमिया हो तो बच्चा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और अगर जो है माँ को जॉइंटिस हो जाए तो बच्चे पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। सर्टेन ड्रग्स इनटेक जो है वो एडवर्सली इफेक्ट करता है फीटस को। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं अगर वो ले ली जाए तो उसकी वजह से बच्चे पे इफेक्ट करता है, जैसे कि शुक्रिया। सर्टेन ड्रग्स में कौन कौन सी हैं? जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, अगर मदर इन्फ्लुएंजा में वो मेडिसिन ले लेती हैं तो वो मेडिसिन क्या करती है कि वो उस मेडिसिन की वजह से जो बच्चा जब चाइल्ड बर्थ होती है तो उनके दांतों पे निशान होते हैं उस एंटीबायोटिक की वजह से। मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। मदर जो है वो बच्चे की पहली टीचर होती है, बच्चा अपने घर से सीखता है। कंपोनेंट्स क्या हैं एमसीएच के? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के कंपोनेंट्स हैं मैटरनल हेल्थ। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आ जाती है मैटरनल हेल्थ, फिर आ जाता है चाइल्ड हेल्थ, फिर आता है स्कूल हेल्थ, केयर ऑफ द एडोलसेंट्स, हैंडीकैप चिल्ड्रन, केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्पेशल सेटिंग, फॉर एग्जांपल डे केयर सेंटर। इन सब जगहों पे जहाँ जहाँ पे बच्चे होते हैं और बच्चे पाए जाते हैं या बच्चे अवेलेबल होते हैं, इन तमाम सिचुएशंस में उनको अच्छी केयर प्रोवाइड करना, अच्छी केयर मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी तो जब मैटरनल हेल्थ होगी, माँ की सेहत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक बच्चा अच्छा होगा, सेहतमंद होगा। चाइल्ड हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो कि हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए थे
इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमें रिड्यूस करना है मैटरनल, इन्फेंट और अब ठीक है आवाज़? अब ठीक आ रही है आवाज़? हाँ जी आशा। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के, वो सबसे पहले है कि आपने रिड्यूस करना है मैटरनल, इन्फेंट और चाइल्डहुड मोर्टेलिटी को और मॉर्बिडिटी को, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जब लगते हैं ना तो उसमें मेन चीज़ें जो आपके वो हैं, जैसे कि टू रिड्यूस, क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर उसके बाद आ जाएगा टू प्रमोट प्रोडक्टिव हेल्थ, मदर की प्रोडक्टिव हेल्थ को भी साथ साथ इम्प्रूव करना। फिर आता है टू प्रमोट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रमोट करना है फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन को, अडल्ट को विद इन द फैमिली, ठीक है। ये क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। क्राइटेरिया ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्राइटेरिया हो गया, कंपोनेंट्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये इसमें भी पूछे, वाइवा में भी पूछे जाते हैं और दूसरा जो है ये एग्जाम में भी आ जाते होते हैं। और अब क्राइटेरिया क्या है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का, इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ मदर हेल्थ है, ठीक है। मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, दूसरा इम्प्रूव करना है चाइल्ड हेल्थ को, दोनों को इम्प्रूव करना है। तीसरा फैमिली प्लानिंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मैटरनल हेल्थ की। तो अगर फैमिली प्लानिंग नहीं होगी तो मैटरनल हेल्थ इफेक्ट होगी। कैसे इफेक्ट होगी कि अगर चाइल्ड स्पेसिंग नहीं होगी और अगर चाइल्ड बर्थ के अंदर स्पेस नहीं रखी जाएगी तो उससे ये प्रॉब्लम आएगी कि मदर भी वीक होगी और आने वाले बच्चा भी वीक होगा। वो कैसे मदर कैसे वीक होगी कि एक ही जिस्म है और एक ही जान है, उसमें से इतनी ज़्यादा बेबीज़ को बर्थ दी गई है। तो एक वक्त फिर जब इधर एक तो मदर जो है वो उसमें मदर जो है उसके थ्रू काफ़ी सारी बर्थ्स हो रही हैं। दूसरा ये कि जो इतनी ज़्यादा जो है ना उसकी डिलीवरीज हो रही हैं, तो उसकी वजह से बच्चों की भी तादाद बढ़ रही है, माँ की हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है और उसको रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं। तो रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो ना बच्चों को डाइट अच्छी दे पाएंगे ना मदर को अच्छी दे पाएंगे। तो इस तरह भी फैमिली मदर हेल्थ जो है, मैटरनल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगा। फिर स्कूल हेल्थ मेंटेनेंस, स्कूल हेल्थ मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अच्छी तरबियत हो रही है यानी स्कूल में अच्छे से देखा जा रहा है या नहीं, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो क्राइटेरिया ऑफ एमसीएच के अंदर ये भी है। स्कूल के अंदर आपको पता है कि अक्सर स्कूल्स के अंदर अपने डॉक्टर्स उनके अवेलेबल होते हैं, मेडिकल स्टोर होता है, अपनी नर्सिस अवेलेबल होती हैं। रिड्यूस करना है मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट और चाइल्डहुड मोर्टेलिटी को, ठीक है। ये क्या है, रिड्यूस करना है। फिर आता है प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रमोट करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, प्रमोट करना है फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को, ठीक है। ये भी क्राइटेरिया है। मैटरनिटी क्या है, मैटरनिटी इज द पीरियड ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यूज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। मैटरनिटी ऐसा पीरियड है जो कि वुमेन से रिलेटेड है। ये वुमेन का है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट है तब वो चल रहा है, एंड कंटिन्यू रहता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बर्थ हो जाती है उसके बाद तक कंटिन्यू रहता है। मैटरनिटी साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले आ गया फर्टिलाइजेशन। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जब तक कंसेप्शन नहीं होगी, पीरियड स्टार्ट नहीं होता। ये मैटरनिटी साइकिल है। कोई आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में, वाइवा में कि व्हाट इज मैटरनिटी साइकिल, तो आपने बताना है फर्टिलिटी से स्टार्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हुआ, एंटीनेटल पे गया, अब फर्टिलाइजेशन हो गई, कंसीव कर लिया हुआ, एंटीनेटल स्टार्ट है। एंटीनेटल के बाद इंट्रानेटल स्टार्ट है, जब भी डिलीवरीज वगैरह होनी है उसे इंट्रानेटल कहेंगे। पोस्टनेटल में डिलीवरी के बाद मदर और चाइल्ड की जो हेल्थ है वो आ गया। फिर इंटर कंसेप्शन आ गया, फिर वही सारा कुछ स्टार्ट है कि जहाँ पे इंटर कंसेप्शन में जब वो चाह रहे हैं नेक्स्ट बेबी करना, वो आ गया। व्हाट इज केयर ऑफ मदर, केयर ऑफ मदर में आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीनेटल, इंट्रानेटल,
एंड थर्ड पे आता है पोस्टनेटल केयर, ठीक है। एंटीनेटल कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्टिलाइजेशन से ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन तक। एंटीनेटल जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब कंसीव कर लिया, वहाँ से लेके जब तक ट्रू लेबर नहीं आते तब तक एंटीनेटल कहलाएगा। सेकंड में इंट्रानेटल क्या है? ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर से लेके लेबर पेन से लेके एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा तक, ठीक है। थर्ड पे आता है पोस्टनेटल केयर, ये एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा से 42 डेज तक, ठीक है। इन तमाम स्टेजेस में केयर ऑफ मदर बहुत इम्पोर्टेंट है। एंटीनेटल केयर के कंपोनेंट्स क्या हैं? एंटीनेटल विजिट्स, एंटीनेटल एग्जामिनेशन, रिस्क अप्रोच, ठीक है। प्रीनेटल एडवाइसेस हैं, स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन है, मेंटल प्रिपरेशन है, फैमिली प्लानिंग है, पीडियाट्रिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एंटीनेटल विजिट्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंटीनेटल एग्जामिनेशन, एंटीनेटल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? जी, एंटीनेटल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? जी, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये पिक्चर आपको क्या शो करवा रही है? इस पिक्चर से क्या लग रहा है देख के? हाँ जी आयशा, फोजिया, बीपी चेक करना, फिजिकल एग्जाम करना और जनरल हेल्थ है। आयशा कह रही है ठीक है। साइमा कह रही है कि पीए क्या? फिटल हार्ट रेट, फिजिकल एग्जाम, पीए क्या? एंटीनेटल एग्जामिनेशन में आयशा रज़ाक ने बताया है कि बीपी चेक करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन है और जनरल हेल्थ वगैरह को चेक किया जाता है। ठीक कह रही हो आप, सही कहा है। शमीम ने पीए पता नहीं क्या बोला है और फिटल हार्ट, हाँ ठीक है, वेरी गुड है। और इसके अलावा एंटीनेटल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें देखी जाती हैं? एज भी नहीं देखते मदर का, वेट नहीं देखते, वेट इम्प्रूव हो रहा है यानी फिजिकल एग्जाम में, जनरल हेल्थ में, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ओके ठीक है शमीम। और इसके अलावा कुछ और ऐड करो। और इसके अलावा जी बोलें। नहीं है रिप्लाई।
रिस्क अप्रोचेस क्या होंगे जी? फंडल हाइड करते हैं, शमीम कह रही है, और लाइक कर देखते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। और रिस्क अप्रोचेस क्या होंगी एंटीनेटल में? रिस्क अप्रोचेस किस तरह से की जाएंगी, इसके रीज़न क्या है? रिस्क अप्रोचेस क्या रिस्क हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी, बीपी हाई होने का रिस्क होता है? बीपी हाई होने का रिस्क होता है, एचबी लो होने का रिस्क होता है, अबॉर्ट होने का रिस्क होता है, अनीमिया का रिस्क होता है। ठीक है, शुगर हो जाती है कुछ लोगों को, और बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं, थायराइड बढ़ जाता है। प्री नेटल एडवाइजेस क्या हैं? हाँ जी, प्री एक्लैम्पशिया भी होता है, बीपी होता है, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है, ये सब रिस्क हैं। ठीक है, हाँ, अनीमिया है। प्री नेटल एडवाइजेस क्या होंगी? अब प्री नेटल जो है ना, वो एंटी नेटल भी नहीं है, नेटल भी नहीं है, प्री नेटल है कंसीव करने से पहले। लोग जब प्लान करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना फिजिकल एग्जाम करवाते हैं कपल, उसमें देखते हैं कि क्या हम फिट हैं न्यू लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ जी शमीम सही कह रही हो। गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और प्री एक्लैम्पशिया है, हाइपरटेंशन है, अनीमिया है, और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। प्री नेटल एडवाइसेस में देख लिया जाता है कि एसटीडीज तो नहीं है, एसटीआईज तो नहीं है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि किसी किस्म की और कोई जनरल हेल्थ में कोई डिजीज़ तो नहीं है जो कि प्रॉब्लमेटिक है आगे बेबी के लिए भी। दोनों को देखा जाता है कि फिट हैं। ठीक है, ये प्री नेटल एडवाइसेस हैं। गैप बताया जाता है, हेल्थ के बारे में बताया जाता है, फिर कहा जाता है कि आप रेडी हैं, आप कंसीव कर सकते हैं। स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में अगर तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है या फिर उनमें से किसी को एड्स है, तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शंस बताई जाती हैं कि आपने क्या हेल्थ को के लिए क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। मेंटल प्रिपरेशन करवाई जाती है, अगर मदर मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रही, कंसीव कर लिया और परेशान है कि आगे कैसे मैनेज करना है या मैं नहीं रख सकती, एंटीनेटल विजिट पे वो सारी बातें डिस्कस की जाती हैं। फिर अगर कंसीव हो गया है और पहले ही 2 या 3 बच्चे हैं तो फैमिली प्लानिंग के लिए बताया जाता है कैसे करनी है आगे। पीडियाट्रिक कंपोनेंट्स डिस्कस किए जाते हैं। अगर बेबी वीक है और ग्रो प्रॉपरली नहीं कर रहा, पॉसिबल है कि सिजेरियन की वजह से 7 मंथ पे 8 मंथ पे डिलीवर हो जाए, तो बताया जाता है कि पीडियाट्रिक कंपोनेंट्स में क्या हमारे पास अवेलेबल है। नर्सरी में रखेंगे, इंक्यूबेटर में रखेंगे, बेबी को वार्म रखेंगे, नर्सरी में डिलीवरी के बाद अच्छे से टेक केयर की जाएगी। अगर मदर जीडीएम है तो बेबी को किस तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा, फीड कितने टाइमली दी जाएगी, और ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, ये पिक्चर आपको क्या बता रही है, क्या शो करवा रही है?
जी, फिजिकल एग्जाम क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एब्डोमिनल एग्जाम दिखाती हूँ। ये है ऑब्स्टेटिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है। एंटीनेटल की बात कर रहे हैं और एंटीनेटल के अंदर हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स एंटीनेटल के क्या हैं। तो जब हम एंटीनेटल एग्जामिनेशन की चीज़ों की बात करते हैं हम बार बार, तो उनको जब तक हम देख नहीं लेते ऑडियो विजुअल एड से हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जब आपको वाइवा वगैरह में इनकेस किसी ने कह दिया कि करके दिखाओ, तो आपको ये चीज़ करके आना ज़रूरी है। ये चेक करिए कैपिलरी रिफिल को, इससे इसको पता लग जाएगा कि पेशेंट का HB कितना है, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट में आपने देखा भी होगा। आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से, समझ आ रही है? ये फंडस साइड देख रही है, फंडस देख रही कहाँ पे है यूट्रस की। पल्पेट करिए अपर बॉर्डर ऑफ द यूट्रस को, ठीक है। दूसरा पल्पेट किया है इसने एब्डोमेन को, ताकि डिटरमिन कर सके कि फीटल पड़ा कैसे है, लाए किस पोजीशन में है, ठीक है। हेड को देखेगी, उसकी बटक को देखेगी, शोल्डर्स को असेस करेगी, उससे इसको पता लग जाएगा कि फीटस कहाँ पे है और नीचे आया यानी असेस करिए प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस को, पहले क्या आ रहा है, ठीक है। असेस करिए एंगेजमेंट बाय डिटरमिनिंग हाउ मैनी फिफ्थ्स ऑफ द फीटल हेड आर पैल्पेबल, ठीक है। कि एंगेजमेंट देख रही है, एंगेजमेंट का मतलब है कि लाइटनिंग हुई है या नहीं है और कितना नीचे आ गया। ये इसने देखा सिम्फसिस को, सिम्फसिस फंडल हाइट देख रही है, मेजर करेगी। ये क्या कर रही है, फिटोस्कोप है ये मैनुअल वाला, फिटल हार्ट रेट देख रही है, फिटल शोल्डर ऑन द फिटल बैक। हेड एंगेज था, इसका मतलब है कि पोजीशन नॉर्मल है।
समझ आ रही है आप लोगों को? और सेंटीमीटर में ली जाती है। सिंपसिस तक रखी जाती है, बॉन्ड तक। बेटा आप लोग अपने जो टॉपिक्स हैं ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बेबी जो है वो किस तरीके से पड़ा हुआ है और इसके अंदर शो हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि साइड, एक साइड पे ये जो ट्रांसवर्स पोजीशन है, इसमें ट्रांसवर्स पोजीशन में ओब्लिक में देखो टेढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल में हेड डाउन है, और जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स है उसमें हेड ऊपर है और बटक डाउन है, ठीक है। हाँ जी आयशा, शमीम, आवाज आ रही, समझ आ रही?
ठीक है, कुछ समझ आई है आपको? एग्जामिनेशन की समझ आई है, किस तरीके से एग्जाम करते हैं? अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। अटेंडेंस लगा लो आप लोग सब।
नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हो कि तीनों इक्वली ड्रेसअप हैं, तीनों डिफरेंट डिफरेंट रेस की हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली प्रोवाइड किए गए हैं। ये पिक्चर हमें ये शो करती है। आइडियल जो विजिट्स हैं वो कब कब होने चाहिए। फर्स्ट विजिट जो है वो पर मंथ होना चाहिए। हर फर्स्ट विजिट पर मंथ होगा। ये फर्स्ट से लेके 7 मंथ तक ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद 2 विजिट होंगे हर महीने में। ये होगा पूरे 8 महीने में, हर महीने 2 दफ़ा जाना है। फिर उसके बाद फर्स्ट विजिट पर वीक होगा, हर हफ्ते में 1 विजिट होगा, ये 9 मंथ में। टोटल 13 विजिट्स होंगे। मिनिमम विजिट अगर कोई ये सारी आइडियल सिचुएशन में नहीं जा सकता तो फिर क्या करना है कि फिर करना है जी कि मिनिमम फिर कम से कम भी कितने हो। फर्स्ट से लेके 12 वीक तक 1 विजिट हो, 14 से 26 वीक तक 1 विजिट हो, 28 से 36 वीक तक 1 हो, और 36 से डिलीवरी तक 1 विजिट हो। टोटल 4 विजिट कराने हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। हाई रिस्क मदर्स कौन सी हैं ये हम नेक्स्ट देखेंगे फिर। ठीक है। अटेंडेंस सब लोग लगवा दो, टेस्ट मैं करवा देती हूँ आप लोगों का।
बता दो दादू आराम कर गई हैं। वीडियो कॉल करूं? उन्होंने कहा वीडियो कॉल। ओके ओके फाइन, आप कर लो। तो कौन करूं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम BS पोस्ट RN, आर यू देयर? हेलो। अस्सलाम वालेकुम पोस्ट RN, ऑनलाइन हो तुम लोग? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? क्लास जी पोस्ट RN, क्या हाल है सबके? कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? कैसी रही तुम लोग की छुट्टियां? क्या करते रहे हो? व्हाट अबाउट योर स्टडीज? ये मेरे ख्याल में तुम लोग का जो भी लास्ट लेक्चर था ना, ये उसी का है। स्लाइड्स वगैरह मैं न्यूट्रिशन की बेसिकली अपलोड करने लगी हूँ। ओके ओके, कुछ टेस्ट वगैरह हमने स्टार्ट किए थे जिसमें मेरे ख्याल में कुछ रह भी गए थे तुम लोगों के टेस्ट वगैरह ना। जैसे लिवर डिजीज का था या एक दो और थे। इसके अलावा एक और हमारा टॉपिक था इंटरल और पेरेंटल न्यूट्रिशन। मेरे ख्याल में दैट वाज आल्सो लेफ्ट ना, तो उसका टेस्ट भी रह गया था मेरे ख्याल में। तो वो मैंने तुम लोगों को स्लाइड्स एक दफा शेयर की थी। मेरे ख्याल में इंटरल और पेरेंटल की। आई होप कि तुम लोगों के पास होंगी, हैं वो स्लाइड्स?
मैं बस अपलोड कर रही हूँ वो स्लाइड्स, ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं इन चाइल्ड एंड पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। जस्ट वेट, तब तक हमारी स्लाइड्स जो है ना अपलोड होती हैं। जैसे ही अपलोड होती हैं तुम लोगों की अटेंडेंस 13 आर ऑनलाइन ओनली। जी क्लास मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब सुनाओ क्या करते रहे हो इतने दिन, जो है ना न्यूट्रिशन का क्या सीन है, और कॉलेज ओपन होने का क्या सीन है, और कोविड का क्या सीन है। बिकॉज तुम लोग तो फील्ड में हो, रियल सिनेरियो से तुम लोगों से पता चल सकते हैं क्या हालात हैं। ये मैंने तुम लोगों से शेयर की थी, तो इसको कभी खोल के देखा था इन स्लाइड्स को? मेरे ख्याल में हमने एक दो शायद स्लाइड्स इसकी हमने स्टडी भी की थी। ये तुम सबके पास हैं, इंटेरल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। और क्या ये हमने पहले टॉपिक पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स में वापस आ रही हूँ, ठीक है। तब तक बाकी में कोई मैसेज करो अगर, और मुझे बताओ कि ये हमने स्टडी किया है कि नहीं।
ये क्लास में बोलूंगी तो आवाज आएगी। जी ये तुम लोगों ने क्लास में ये पूछ रही थी कि ये टॉपिक हमने पहले कंप्लीट कर लिया हुआ है कि नहीं। आई वाज आस्किंग, इसका टेस्ट नहीं हुआ था मेरे ख्याल में, बट आई एम आस्किंग कि ये टॉपिक हमने कंप्लीट पहले किया था कि नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों से, क्योंकि मेरे ख्याल में इसका ओवरव्यू हमने किया था। आई रिमेम्बर कि जो है, बट आई डोंट नो कि ये कंप्लीट किया था कि नहीं। ये तुम लोग मुझे जरा जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ ये हमने पहले किया है कि नहीं। ओवरव्यू किया है बस, ओके। तो जी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एंटेरल और पेरेंटेरल, ठीक है। तो एंटेरल जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है दैट इज बाय प्लेसमेंट थ्रू द नोज, एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, जो तुम लोगों को आई थिंक यू आर फेमिलियर विद इट ना, कि जिसमें ट्यूब फीडिंग्स के थ्रू हम नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग के थ्रू जो है हम पेशेंट को, जो कि ओरली यानी कि माउथ से कुछ नहीं खा सकता ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है। एक रीजन तो अगर वो कोमे में है, दूसरी रीजन उसकी कोई माउथ सर्जरी हुई है, तीसरी उसको कोई थ्रोट का इन्फेक्शन है, ठीक है, इसी तरह से चौथी कोई ट्रॉमा है। तो देयर आर सर्टेन रीजन, सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ओरल इनटेक जो है पेशेंट जो है टॉलरेट नहीं कर सकता, तो तब हम एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो हमने जल्दी से ओवरव्यू करना है, तो लेकिन इसके ना कुछ कंडीशंस हैं कि उसका जो जीआई ट्रैक्ट है ना, ओरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए कंडीशन ये है कि जीआई ट्रैक्ट मस्ट बी फंक्शनल, इट मस्ट बी वर्किंग, ठीक है। तो जीआई ट्रैक्ट जो है फंक्शनल होना चाहिए, तो वो खा तो लेगा लेकिन अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो तो उसका जीआई ट्रैक्ट ने करना है ना, तो जी वो फंक्शनल होना चाहिए। इसको हम इसमें हम सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं बिटवीन मील्स, जो हम फार्मूला डाइट देंगे उसमें भी हम सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टीनेजर्स और चिल्ड्रन को भी हम ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है, ये भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है जी अगर इम्पेयर्ड डाइजेशन होगी, ठीक है, अगर जीआई ट्रैक्ट इम्पेयर्ड होगा तो फिर हम एंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है। Inability to consume adequate nutrition orally, impaired digestion, absorption, metabolism, severe wasting और depressed growth, ठीक है। किसी को अगर मेल न्यूट्रिशन स्वेयर है, इतनी ज्यादा है कि वो फिर खाना भी नहीं खा सक रहा, तो तब भी हम एंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट पेशेंट को दे सकते हैं। और जो पैरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट है ना, इसके लिए ये कंडीशन है, ये हम लॉन्ग कैथेटर्स के थ्रू जो है डायरेक्ट हम वेन्स में, सुपीरियर वेना केवा या जो हमारी लिम्स की वेन्स हैं उनके थ्रू हम कैथेटर्स इंसर्ट करके जो है ना पैरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट पेशेंट को देते हैं, जो तुम में से काफी लड़कियां एक्सपीरियंस कर रही होंगी, ठीक है, जिनकी ड्यूटीज होंगी। बट हमारी कंडीशन ये है पैरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट की कि इसके लिए जो है ना जीआई ट्रैक्ट फंक्शनल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये उस सूरत में देंगे कि जब आपकी जीआई की भी इनकम्पिटेंसी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इनकम्पिटेंसी भी है, ठीक है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, पुअर एंटेरल टॉलरेंस है, कि पेशेंट जो है एंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट को टॉलरेट नहीं कर सक रहा, ठीक है, तो ओरल भी नहीं ले रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली इंटेरल सपोर्ट भी नहीं ले सकता, तो फिर हमारे पास लास्ट वाली जो रह जाती है दैट इज पैरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट। तो फिर हम पेशेंट को जो है ना ये रिकमेंड करते हैं। अब देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस जिसमें हम जो है ना एंटेरल सपोर्ट देंगे, उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, 3-4 के नाम तुम लोगों को आने चाहिए। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, एचआईवी एड्स है, कोई फेशियल ट्रॉमा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, ठीक है, बहुत ढेर सारे लिखे हुए, क्रॉन्स डिजीज, सेप्सिस, कैंसर, फेलियर टू थ्राइव, सेरेब्रल पाल्सी, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो जिनमें हम जो है ना एंटेरल सपोर्ट दे सकते हैं।
और इसी तरह से देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस जिसमें हम पेरेंटरल सपोर्ट पेशेंट को देंगे। तो इसमें भी हमारे पास जो है ना, अगर कोई एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, बाउल डिजीज है, लिवर फेलियर है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुई हुई है पेशेंट की, ठीक है, इस तरह से कोई आई थिंक 20-30 डिजीजेज है, इसमें से तुम लोग 3-4 कम अज कम जो है ना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ जाता है तो तुम लोग लिख सको कम अज कम कि किन कंडीशंस में हम एंटेरल सपोर्ट देंगे और किन कंडीशंस में हम पेरेंटरल देंगे। अब सुन लो गौर से, द क्वेश्चंस व्हिच आर मोर कॉमन रिलेटेड टू और रेलेवेंट टू दिस टॉपिक, they are basically difference of enteral and parenteral support, advantages of enteral और parenteral, complications enteral parenteral की क्या है और disadvantages क्या है, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है और इसी को माइंड में रखते हुए हमने बस ये चैप्टर करेंगे हम। अब हमारी कंसिडरेशंस क्या हैं, ऐसे तो नहीं पेशेंट आएगा उसको आप फटाफट इंटेरल सपोर्ट दे देते हो, पाकिस्तान में तो शायद हम ऐसे ही देते हो, बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ कंसिडरेशंस। पहले जो है मॉनिटरिंग होती है पेशेंट की, ठीक है, वो टॉलरेट भी कर पाता है कि नहीं, उसको जो आप इंटेरल सपोर्ट का जो मेथड है वो कौन सा आपने चूज करना है, जो फार्मूला है उसको देना है ट्यूब में। यहाँ पे तो एक ही फार्मूला, वही एक आप पास डब्बा आ गया पाउडर मिल्क का, तो आपने पानी में इंश्योर वगैरह यहाँ आपने डाल के दे दिए, but there are separate formulas according to the nature of the disease of the patient. If he or she is diabetic, तो diabetic formula लैदा होगा। कोई लिवर पेशेंट है जिसको लो प्रोटीन्स देनी है तो वो फार्मूला लैदा होगा। कोई किडनी डिजीज है जिसको फैट ज्यादा देनी है वो फार्मूला लैदा होगा। बच्चों का फार्मूला लैदा, मतलब कि हर एक जो है ना डिजीज के अकॉर्डिंगली उनके सेपरेट फार्मूलाज होते हैं विच आर बेसिकली डिलीवर टू पेशेंट्स। तो जी कॉन्सिडरेशंस क्या है कि एप्लीकेबल भी है कि नहीं, साइट प्लेसमेंट, कि वहां पे कोई पहले से इन्फेक्शन तो नहीं, जहां पे आप जैसे नोज से आप लगा रहे हो तो वहां पे कोई इंजरी तो नहीं पहले से, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पेशेंट की क्या है, रेट एंड मेथड ऑफ डिलीवरी, टॉलरेंस, ठीक है। फिर फार्मूला सिलेक्शन जो है वो भी डिपेंड करेगा कि फंक्शनल स्टेटस है जीआई ट्रैक्ट का कि नहीं, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फार्मूला की क्या है, यानी कि फार्मूला जो आप उसको देना चाह रहे हो, जो आप डाइट फार्मूला, हम डाइट को ही कह रहे हैं ना, जो आप ट्यूब में जो आप लिक्विड देना चाह रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, विस्कोसिटी कितनी होगी, कि बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए कि ट्यूब में फंस जाए गारा इतना कि वो बिल्कुल मूव ही ना करे। उसमें फाइबर कितना है, बहुत ज्यादा फाइबर भी नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को कोई डायरिया वगैरह इस तरह हो जाए, ठीक है। तो ये उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रेशियो कितनी है, ठीक है, पेशेंट उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब भी कर सकता है कि नहीं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, ठीक है, और प्लस वो कितना कॉस्टली है। बिकॉज जितना हम फार्मूलाज स्पेसिफिक फार्मूलाज की तरफ जाएंगे ना उतनी उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं कह रही हूँ ना डायबिटिक के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है तो वो डेफिनेटली इट विल बी मोर कॉस्टली एज कम्पेयर टू द फार्मूला विच इज एप्लीकेबल टू ऑल पेशेंट्स, ठीक है। तो जितना हम स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक फार्मूला खरीदेंगे उतना वो महंगा होगा, बट हमें ये चीजें देखनी है कि पेशेंट उसको डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं, और उस पर क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें विटामिन मिनरल्स। अगर उसको सपोज पेशेंट डायबिटिक है उसको आपने सोडियम क्लोराइड नहीं देना तो फॉर्मूला में वो है तो नहीं। तो जी ये हमारी कॉन्सिडरेशंस है। इसके अलावा फॉर्मूला की कैटेगरीज क्या है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने देखो 5 फॉर्मूलाज की कैटेगरीज जो जनरली यूज होती हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं तो इट इज नॉट विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, इट इज ग्लोबली। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला की कैटेगरीज हैं बेसिकली, ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द बेसिकली इंटेरल फॉर्मूला कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज जर्नल पर्पस फार्मूला, दूसरा है हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला, तीसरा सेमी एलिमेंटल, डिजीज स्पेसिफिक, रिहाइड्रेशन एंड मॉडुलर, ठीक है। अब इन सब में डिफरेंस है और ये अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिजीज ऑफ द पेशेंट हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब जो जनरल पर्पस और इंटैक्ट जिसको हम फार्मूला कहते हैं ना, ये समझ लो एक बेसिक फार्मूला है कि जो कि दैट कैन बी यूज्ड इन द पेशेंट्स विद अ नॉर्मल और मिनिमल इम्पेयर्ड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, कि ज्यादा जिसको प्रॉब्लम जीआई ट्रैक्ट का नहीं है, अगर मिनिमल कोई उसकी डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ओरल डाइट नहीं ले रहा, तो हम उसको ये दे सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की जो विस्कोसिटी होती है वो भी कम होती है। इसमें ये वैल्यूज आई विल नॉट एडवाइस यू टू रिमेंबर द वैल्यूज एज वेल के जी 1 to 1.2 किलो कैलोरीज में क्या है, लेकिन जो जनरल चीज है ना कि दिस इज लैक्टोज फ्री, दिस इज इनएक्सपेंसिव एंड दिस इज यूज इन द पेशेंट्स विद नॉर्मल और मिनिमल इम्पेयर डाइजेशन। तो ये 1-2 चीजें जो है इसमें याद होनी चाहिए। चाहे इसमें ऑस्मोलैरिटी की परसेंटेज कितनी है वो तुम लोग याद रखो या नहीं रखो।
दूसरा जो है हाइड्रोलाइज फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जाहिर है थोड़ा सा बेहतर फॉर्मूला होगा एज कम्पेयर टू जनरल पर्पज से, और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका जीआई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है, और जिनको हाइड्रोलाइज न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, बिकॉज के जो कि यानी कि पूरा डायरेक्ट प्रोटीन तुम लोग नहीं दे सकते, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे सकते, यानी कि पेशेंट उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है बीमारी की वजह से। तो अगर हम जो काम मैदे ने जाके करना है तो हम उसको पहले से ही बना बनाया हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स दे दें, पेप्सिन हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स उसको दे दें, या उसको पेप्टाइड्स दे दें। पता है ना, प्रोटीन जब ब्रेक डाउन करती है तो पेप्टाइड मिलते हैं, तो अगर हम उसको प्रोटीन्स की बजाय पेप्टाइड ही दे दें तो जाहिर है ये फॉर्मूला थोड़ा सा महंगा तो हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, कि पहले से ही जो काम बॉडी में आके करना है वो पहले से ही हुआ है। तो ये जाहिर है कि उन लोगों के लिए है कि जिनकी बॉडी में हाइड्रोलाइसिस का काम या मैदे या जिगर की वजह से, कोई खराबी की वजह से वो प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज ना कर सके आसानी से, तो इस तरह पेशेंट को एनर्जी भी मिल जाएगी और उसको हाइड्रोलाइज, ऑलरेडी हाइड्रोलाइज, उसको प्री हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स भी उसको मिल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड्स, ठीक है। अब पहला लैक्टोज फ्री था लेकिन इसमें लैक्टोज भी है, ठीक है, क्योंकि लैक्टोज बहुत ज्यादा लोग टॉलरेट नहीं ना कर पाते, इस वजह से जो है ना मेंशन किया होता है ये लैक्टोज फ्री है, ये लैक्टोज है फॉर्मूला में। तीसरा है सेमी एलिमेंटल, ठीक है, ये उससे भी ज्यादा थोड़ा सा समझ लो कि ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है, कि वहां पे आपने प्रोटीन नहीं बंदा हाइड्रोलाइज कर सकता था तो आपने पेप्टाइड्स दे दिए। अब पेप्टाइड्स को मजीद तोड़ो तो क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट यानी कि अमाइनो एसिड्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसमें जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो फ्री अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में है, ठीक है, फैट सबसे ज्यादा कम है, फाइबर भी इसमें कम है, ठीक है, और ये ज्यादा एक्सपेंसिव है फॉर्मूला। फिर इसी तरह डिजीज स्पेसिफिक होगा, ये अब जो है ना जो जिस ऑर्गन का डिसफंक्शन है, लिवर डिसफंक्शन के लिए लैदा है, किडनी डिसफंक्शन के लिए लैदा है, ठीक है, ट्रॉमा के लिए लैदा, ग्लूकोज व डायबिटीज वालों के लिए लैदा, जाहिर है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, और इसके बेनिफिट जाहिर ज्यादा होंगे। तो ये स्पेशली जो है ना डिजाइन किया गया है फॉर द ऑर्गन डिसफंक्शन, ठीक है। तो जाहिर है इसमें ज़्यादा सारे न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको अगर एक लिवर डिजीज में आपको प्रोटीन नहीं चाहिए तो जाहिर है इस फॉर्मूला में तो वो नहीं होगी ना। इसके बाद है जी रिहाइड्रेशन फॉर पेशेंट्स रिक्वायरिंग एन ऑप्टिमल रेशियो ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टू इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन एंड रिहाइड्रेशन। जाहिर है जिन लोगों को डिहाइड्रेशन है उन्हीं लोगों को हम ज्यादा जो है ना ये फॉर्मूला देंगे, इसमें फ्लूइड ज्यादा होंगे, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, फ्लूइड ज्यादा होंगे। और जो लास्ट मॉड्यूलर फॉर्मूला है ना ये जो है जी ये फॉर्मूला प्रोवाइड करता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सिंगल न्यूट्रिएंट्स टू ऑल्टर द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ कमर्शियल फॉर्मूलाज ऑफ फूड may also contribute electrolytes and increase सल्यूट लोड। इंक्रीज कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें जो है ना सारे ही तकरीबन न्यूट्रिएंट्स होंगे, फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा और प्रोटीन भी होगा, उन सब का मिक्सचर करके एक सिंगल न्यूट्रिएंट ये जो है ना पेशेंट को दिया जाएगा, ठीक है। इसमें तीनों चीजों का एक मिक्सचर है जो मॉडुलर फॉर्मूला है। हमने देखा है कि ज्यादा फॉर्मूलाज में ना हमारे पास प्रोटीन्स हैं, किसी में प्रोटीन्स, किसी में पेप्टाइड्स, किसी में अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं 6 फॉर्मूलाज हैं जो जिनके नाम और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन तुम लोगों को कम से कम जो है ना याद होनी चाहिए। अब जी ड्यूरेशन क्या है ट्यूब फीडिंग की, ठीक है। जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग है शॉर्ट टर्म के लिए है, जो गैस्ट्रोस्टोमी और जेजिनोस्टोमी है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक में भी हम कर सकते हैं और स्मॉल बाउल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमने देखना है कि एक्सेस है कि नहीं, लोकेशन आप जो है रेडियोग्राफिक कंफर्मेशन से भी कर सकते हो। ड्यूरेशन मैंने तुम लोगों को बता दी लॉन्ग और शॉर्ट किसकी है। फिर ट्यूब की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब बाजार में मिलती हैं, ठीक है। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से, उसके साइज के लिहाज से जो है ना उसकी विड्थ कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, तो इसको सिलेक्ट किया जाता है ट्यूब्स को। तो ये बेसिकली गैस्ट्रोस्टोमी और जेजिनोस्टोमी के लिए जो ट्यूब्स है ना वो उन्होंने शो की हुई हैं। जो डॉटेड लाइन में है वो जेजिनोस्टोमी के लिए है और जो मेरे ख्याल में ट्यूब वैसे आ रही है ब्लू कलर में वो गैस्ट्रोस्टोमी के लिए है, ठीक है। ये लिखा हुआ है नेजोगैस्ट्रिक एज फॉर ब्लू कलर, नेजोड्यूडेनल जो है वो डैश्ड लाइंस हैं और जो डॉटेड लाइंस हैं वो नेजोजुजिनल। तो ये 3 तरह की जो है हम एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट में ये तीनों आएंगी, ठीक है। नाक से जो आ रही है डार्क ब्लू कलर की, फिर आगे जो देखो ये डैश लाइन है और फिर डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है। तो 3 डिफरेंट तरह की ट्यूब फीडिंग जो है वो शो की गई है यहाँ पे।
जी मैं बिल्कुल ग्रुप में भी सेंड करूंगी, मैंने तुम लोगों को आई थिंक ये शेयर की भी हुई है। अब एडवांटेज क्या है, मेन क्वेश्चन जी ये तुम लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए, इंटरनल सपोर्ट का फायदा क्या है। इजीली इनटेक है इसकी, इसको मॉनिटर आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। मॉनिटर तो लाजमी करने के लिए वहां पे नर्स होनी चाहिए, और ये तब भी न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करती है पेशेंट को जब ओरल फीड पॉसिबल नहीं होती। एज कम्पेयर टू पेरेंटरल सपोर्ट इसकी कॉस्ट कम है, सप्लाईज इसकी फॉर्मूलाज इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है, और इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है। गट की इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहेगी, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन के चांसेस भी कम हैं, और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ गट को भी ये प्रिजर्व करती है। लेकिन जहां पे इसके फायदे हैं ना, वहां पे इसके नुकसान भी हैं, ठीक है ना, इसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जाहिर है कि ओरल जैसी चीज जो आप खुद खा रहे हो उस जैसी चीज तो नहीं होगी, ना ही खाना उतना मजेदार होगा, जाहिर है इसमें कोई टेस्टी वाली चीज तो होगी नहीं। तो सबसे पहले तो लेस प्लेटेबल है, लेस नॉर्मल है, ठीक है ना, प्लेटेबल नहीं है। जीआई मेटाबॉलिक एंड मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती हैं, ट्यूब माइग्रेट कर सकती है, सबसे बड़ा देखो इसमें है ट्यूब माइग्रेशन। फिर जाहिर है एक तुम लोग फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर पेशेंट की बॉडी में माउथ में डाल रहे हो तो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। फिर ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बार बार ट्यूब को तुम लोग उतारोगे लगाओगे तो वो तो सेप्सिस या इंजरी या इन्फेक्शन क्रॉस कर सकता है, न्यूमोथोरक्स हो सकता है, ठीक है, लंग्स उसके कोलैप्स कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव असेसमेंट है, जाहिर है हमें साइड केयर के लिए, ट्यूब केयर के लिए, ट्यूब को दिन में 2-3 दफा वॉश करने के लिए आपको वहां पे एक नर्सिंग स्टाफ चाहिए, या कोई भी अगर घर में है तो आपको कोई ना कोई हेल्पर चाहिए इसके लिए, तो कॉस्टली तो ये होगा। एक्सेस, अब 4 इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, वो डिसएडवांटेजेस थे, ये कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत हल्की सी एक नैरो लाइंस होती है, कॉम्प्लिकेशंस और डिसएडवांटेज में फर्क है, हम इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। चारों ये तुम लोग को याद होने चाहिए। एक्सेस प्रॉब्लम यानी कि ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम यानी कि एस्पिरेशन, जीआई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जैसे कि डायरिया, और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस यानी कि ओवर हाइड्रेशन हो सकती है क्योंकि हम ज्यादा फ्लूइड डाइट पे ही रिलाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है डेट एंड मेथड ऑफ डिलीवरी। अब देयर आर 4 बेसिकली मेथड्स हैं कि जिससे आप जो है एंटेरियल न्यूट्रिशनल सपोर्ट के जो फॉर्मूलाज हैं, थ्रू पंप्स या थ्रू साइक्लिक पंप्स या कंटिन्यूस ग्रेविटी ड्रिप के थ्रू या इन्फ्यूजन पंप के थ्रू हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो 4 फॉर्मूलाज हैं। अब आई डोंट नो तुम लोगों के हॉस्पिटल्स में कौन से फॉर्मूलाज इस टाइम यूज हो रहे हैं और कौन सा मेथड ऑफ डिलीवरी है। जो बोलस है ना, इसमें 300 से 400 ml रैपिड डिलीवरी हो रही है जी आपकी, जो फॉर्मूला फीडिंग है, ठीक है, थ्रू सिरिंज सेवरल टाइम्स डेली। इंटरमिटेंट जो हमारा मेथड ऑफ डिलीवरी है इसमें भी 300 to 400 ml हो रही है, लेकिन इसमें जो है ना रैपिड डिलीवरी नहीं है, इसमें ये है कि 20 to 30 मिनट्स हमने आपने डिलीवर किया, डाइट दी पेशेंट को वाया ग्रेविटी ड्रिप या सिरिंज, और उसके बाद फिर स्टॉप, फिर इसके बाद 2 घंटे बाद या 1 आवर या 2 आवर के गैप के बाद दोबारा जो है ना डाइट डिलीवर की। जो साइक्लिक है दैट इज बेसिकली मोर लाइक द कंटिन्यूस, और साइक्लिक तकरीबन सेम ही है कि इसमें आप पंप के थ्रू जब कोई मॉनिटर करने वाला ना हो तो हम अपनी डोज को कम सेट कर देते हैं, और नाइट टाइम पे के जो है ना डाइट जो है फॉर्मूला जो है वो डिलीवर होता जाए। और इसी तरह कंटिन्यूस जो है वो इन्फ्यूजन पंप के थ्रू ऑल द टाइम, नॉट फॉर द ओनली फॉर द नाइट टाइमिंग्स, ये पूरा दिन जो है थोड़ी थोड़ी डाइट जो है डिलीवर करता रहता है पेशेंट को। तो ये हमारे जी 4 मेथड्स हैं जो कि सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट तुम लोगों के। ये मेरे ख्याल में इंटेरियल पेरेंटेरियल का ही चैप्टर रह गया था, तो इसका भी ओवरव्यू आज हम कर लेंगे। और कोई अगर मिसिंग है तो तुम लोग खुद भी चेक करके मुझे बता सकते हो। बाकी हमने तकरीबन सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। इसकी भी आई रिमेंबर आई हैव शेयर्ड द स्लाइड्स, मेरे ख्याल तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तुम लोगों को मैंने दिया था कि छुट्टियों में पढ़कर आना। अब जी कंसिडरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेरियल फॉर्मूलाज, कुछ चीजें हैं जो काफी रिपीट हो रही हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो तुम लोगों को ऐसा जितना करने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला का रेजिड्यू यानी कि उसमें फाइबर कितना है, विस्कोसिटी क्या है, हाइड्रोलाइज उसमें पार्टिकल्स हैं कि नहीं है, ठीक है, उसमें सल्यूट की टॉलरेंस क्या है, नॉर्मल एडल्ट टॉलरेंस इज 1200 to 1400, जितना 1 लीटर में कितना सल्यूट कंसंट्रेशन पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों की ज़्यादा डिफरेंट होगी, एडल्ट्स की ज़्यादा डिफरेंट होगी। लोअर ऑस्मोल, अच्छा सबसे पहले तुम लोग एक बात बता दूं कि जो ऑस्मोलैरिटी है और जो ऑस्मोलैरिटी है दोनों तकरीबन एक ही चीजें हैं, और इसका मतलब ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स इन योर सॉल्वेंट। कोई भी तुम लोग का सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें कोई मिक्सचर है, उसमें सल्यूट्स की कंसंट्रेशन कितनी है उसको हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। सल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो अगर लार्ज इंटैक्ट प्रोटीन्स होंगी
या लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे तो मुझे बताओ सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कि अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे तो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपका कोई भी सोल्यूशन बना हुआ है तो आपको पता है कि सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे तो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कि कम होगी? या अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर? अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो आपकी सल्यूट कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा, या अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर आपका सल्यूट ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा? दिस इज बेसिकली माय क्वेश्चन। जाहिर है जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा वो डिसॉल्व होंगे और उनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है ना वो ज्यादा होगी। अब पेशेंट, अगर आपकी जो फॉर्मूला डाइट है, जो इंटेरल सपोर्ट है या पेरेंटेरल, कभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो टॉलरेंस तकरीबन सेम होगी। क्या आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इसको टॉलरेट कर रहा है कि नहीं? तो डेफिनेटली यू विल टेक द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, लेबोरेटरी टेस्ट, यूरिन सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स, फिर उसकी फिजिकल कंडीशन, नोजिया, वॉमिटिंग और उसका वेट वगैरह और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, ठीक है, ये सारी चीजें हम जब चेक करेंगे देन वी विल रियलाइज कि जो है पेशेंट टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो उसको कोई नहीं हो रहा, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है डेफिनेटली जो भी वहां पे जो हेल्थ केयर है वही इसको, इन सिम्टम्स को, या नर्स है वही एनालाइज करेंगे। तो हम लैब्स, वेट चेंज, लैक्टोज, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ग्लूकोज फ्लक्चुएशंस, ये सारी चीजें मॉनिटर करेंगे, देन वी विल गेट टू नो कि पेशेंट इसको टॉलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है जी। अब रिकमेंडेड वाटर कितना हमें पेशेंट को देना है, तो हेल्दी एडल्ट के लिए लिखा हुआ है 1 मिलीलीटर पर किलो कैलोरी और 35 ml पर किलोग्राम। जितना पेशेंट का वेट है तो उसके लिहाज से जी हम वाटर उसको रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग द, ये सिर्फ एंटेरियल न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात हो रही है, नॉर्मल पेशेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो पेशेंट हु इज ऑन एंटेरियल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कि अगर उसका वजन 1 किलो है तो उसको आपने 35 मिलीलीटर पानी देना है। अब सपोज उसका वेट अगर 50 kg है तो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 35 विद द 50। तो ये हमारा जो रिकमेंडेड वाटर है ये हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह इन्फेंट्स का डिफरेंट होगा, ठीक है, और जो एल्डरली पीपल हैं उनका भी, या जिसको डिहाइड्रेशन है, ठीक है, ये लिवर या रीनल फेलियर है, तो उनकी भी ये वाटर की परसेंटेज जो है उस लिहाज से चेंज हो जाएगी, सबके लिए सेम नहीं होगा। फॉर एडल्ट्स इट इज 35 मिलीलीटर पर केजी, ठीक है। आप जी वाटर के सोर्सेज डेफिनेटली जो आप लिक्विड या जो फ्लूइड डाइट हम पेशेंट को दे रहे हैं थ्रू ट्यूब फीडिंग, वो उसका मेजर सोर्स है वाटर का। इसके अलावा एक और चीज हमने याद रखनी है कि डेफिनेटली ट्यूब फीडिंग में जो नर्स है या जो हेल्थ केयर है, ही और शी हैज टू फ्लश द ट्यूब विद वाटर अबाउट 3 times डेली, कि आपने ट्यूब की सफाई भी करनी है, उसमें कोई पार्टिकल्स ना रह जाए इस तरह से। तो जो उसको, और ज्यादा क्लीन वाटर से आप कर रहे हो, और वो वाटर किधर जा रहा है, वो वाटर भी बॉडी, पेशेंट की बॉडी में जा रहा है ना, हम बार बार तो आप ट्यूब को उतार के थोड़ी उसको क्लीन कर रहे हो। तो बेसिकली जो हमने फ्लशिंग करनी है ट्यूब विद द वाटर 3 times अ डे, थ्राइस अ डे, वो वाला वाटर भी हमने पेशेंट का जो डेली वाटर परसेंटेज है उसमें ऐड करना है, ठीक है ना, लिखा हुआ ना, फ्लश विद 200 cc थ्राइस अ डे वाटर, TID, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाटर भी हम जितना आप पेशेंट को रिकमेंड कर रहे हैं ना उसमें ऐड होगा। ये लिखा हुआ ट्यूब का डायमीटर, ठीक है, नॉर्मली जो है फ्रेंच यूनिट्स में हम उसका डायमीटर मेजर करते हैं, और जो 1 फ्रेंच का मतलब है कि 33 मिलीमीटर डायमीटर होता है बेसिकली ट्यूब्स का, और ये डिफरेंट बेसिकली साइज में अवेलेबल होती हैं मार्केट में, ठीक है। बट आई थिंक दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल टू परचेज द ट्यूब्स, जो अवेलेबल होंगी हमने तो उसी से वर्किंग बेसिकली आपने करनी होती है। इसके अलावा जो है ना, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, इनके अलावा देयर आर सर्टेन स्पेशल फॉर्मूलाज, फॉर एग्जांपल पीड्स यानी कि बच्चों के लिए पेडियाट्रिक्स अलग फॉर्मूला होगा, जिनको कम फाइबर चाहिए, कोई जीआई ट्रैक्ट की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है उनके लिए लो रेजिड्यू फॉर्मूला होगा। इसके अलावा if the patient is suffering from malnutrition then definitely the formula will be high protein. इसके अलावा वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन, डायबिटिक, पल्मोनरी, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिजीज ऑफ द पेशेंट। एंटेरियल न्यूट्रिशन की मॉनिटरिंग, अगेन इट इज रिपीटिंग, वही वेट आप चेक करोगे, ओडीमा तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन बैलेंस क्या है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी कि सारे जो लैब्स की फाइंडिंग है
उससे जो है हम एनालाइज करेंगे कि उसकी जो है कंडीशन पेशेंट की क्या है, स्टूल आउटपुट वगैरह, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स बेसिकली कि जिससे या जिसे हम ये पता चल सकता है कि टॉलरेट कर रहा है कि नहीं, या प्रोग्रेशन की तरफ जो है जा रहा है कि नहीं बाय दिस एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। जी बिल्कुल मारिया गॉस, ठीक कह रही हो कि जाहिर है ट्यूब फीडिंग के बाद जाहिर है अगर 3 दफा आप उसको फीड दे रहे हो तो तीनों दफा ही आप ट्यूब्स को फ्लश कर रहे हो, एंड दैट इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। तो जिस वाटर से आप कर रहे हो वो वाटर डेफिनेटली पेशेंट की जब बॉडी में जा रहा है तो वो उसकी वाटर परसेंटेज पे तो अफेक्ट कर रहा है ना, उसके अलावा तो नहीं ना आप उसको मतलब कि एक्स्ट्रा कोई दे रहे हो वाटर, आपके फ्लूइड में ही जा रहा है वाटर, और प्लस आपको जो फ्लश कर रहे हो वो वाटर जो है पेशेंट के बेसिकली बॉडी में जा रहा है। तो दिस इज अबाउट द एंटेरल सपोर्ट। इसके बाद जो है जी पेरेंटेरल में जरा चेक कर लूं कितना है, ज्यादा है कि ये कम है, एक सेकेंड। Just wait, I'm just checking. Okay. जी अब इसके बाद जो इंटरनल की जो मॉनिटरिंग है, ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव द पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है ये 2 तरह की है, ठीक है। इसमें जो पेरेंटेरल सपोर्ट है इसमें कंडीशन जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि जीआई ट्रैक्ट मस्ट बी फंक्शनल, ठीक है। तो ये इसकी एक शर्त है, समझो कि इसमें जीआई ट्रैक्ट जो है वो फंक्शनल नहीं बेसिकली होता है, इसमें इंटेरल में बेसिकली इट शुड बी फंक्शनल। तो ये उन लोगों में दिया जाता है ज्यादातर। और जो पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है, अनदर इज पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है। एक टीपीएन है और एक पीपीएन है बेसिकली, ठीक है। टीपीएन इज फॉर टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन और जो पीपीएन है दैट इज फॉर पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है बेसिकली। अगर हम सेंट्रल एक्सेस यानी कि थ्रू आप मेजर जो आपकी वेन है उसमें आप कैथेटर्स इंसर्ट करके न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को दे रहे हो तो उसको हम टीपीएन कहेंगे, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लेसमेंट्स के लिए ये यूज हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। लेकिन जो पीपीएन है ना विच इज पेरिफेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है, न्यू कैथेटर्स अलाउ लॉन्गर सपोर्ट बाय दिस मेथड लिमिटेड टू 800 to 900 मिली ऑस्मोलैरिटी पर केजी ड्यू टू थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और इसमें ये है कि लेस देन 2000 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड और लेस देन 10 डेज। जो पेरिफेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है दैट कैन बी गिवन ओनली फॉर लेस देन 10 डेज, और इसमें हमारी कैलोरीज की भी रिस्ट्रिक्शन है कि हम 2000 किलो कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज पेशेंट को नहीं दे सकते थ्रू पेरिफेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। जो टीपीएन है टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है, उससे आप पेशेंट को जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ज्यादा देर के लिए कम देर के लिए, दोनों केसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्स की कोई एक्स्ट्रा फीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पीपीएन है ना इसमें हम 10 डेज से ज्यादा पेशेंट को तो रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और प्लस इसमें किलो कैलोरीज भी जो है आप 2000 एक रिस्ट्रिक्टेड उसकी लिमिट सेट की हुई, से ज्यादा हम पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारा टीपीएन है बेसिकली दैट इज मोर बेसिकली पॉपुलर। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो पीपीएन है वो उसमें ज्यादातर हम जो लिम्स वगैरह है ना बेसिकली शॉर्ट लिम्स, लेग्स वगैरह, आर्म्स, उसके थ्रू हम बेसिकली कैथेटर्स इंसर्ट करते हैं। और जो टोटल पेरेंटेरल है उसमें तो हमारी एक्सेस जो होता है वो होता है डायरेक्ट आपका सुपीरियर वेना कावा यानी कि आपकी जो मेजर वेन है। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से जो है ना ये रिस्ट्रिक्टेड है पीपीएन, जिसमें जो है इन्फ्लामेशन ना हो जाए, ठीक है, और ब्लड क्लॉट्स वगैरह ना बनना शुरू कर दें आपकी ज्यादातर लेग्स में, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम जो पीपीएन है उसको हमने रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि लेस देन 10 डेज इसका टाइम पीरियड है। और प्लस ये एक और चीज भी है, जो टीपीएन है ना उसके साथ आपको किसी भी
एडिशनल कैलोरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पीपीएन में तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं देता, इसमें साथ में सपोर्टिंग जो है पेशेंट को इन द फॉर्म ऑफ द ड्रिप्स या जो है आपको इन द थ्रू इंटेरल आपको पेशेंट को जो है ना कैलोरीज देनी पड़ती हैं अगर उसको 2000 से ज्यादा रिक्वायर हैं तो। पीपीएन वर्सेस टीपीएन दोनों में डिफरेंस क्या है जी? किलो कैलोरी रिक्वायर्ड 10% एक्सट्रॉस, मैक्सिमम फ्लूइड टॉलरेंस, ऑस्मोलैरिटी, ड्यूरेशन, सेंट्रल लाइन कॉन्ट्राडिक्टेड। एडवांटेजेस इसके ये हैं, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स व्हेन लेस देन 2 to 3 फीट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमेन्स। जो पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है ना, ये हम तब भी दे सकते हैं कि जब आपका जीआई ट्रैक्ट तो फंक्शनल नहीं है, लेकिन अगर आपकी इंटेस्टाइन भी समझो फंक्शनल नहीं है और इंटेस्टाइन भी आपकी डैमेज हो गई हुई है, सिर्फ 2 to 3 फीट उसका रह गया, ठीक है, तो तब भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा जब आपका जीआई ट्रैक्ट भी बिल्कुल इम्पेयर्ड हो गया है, ठीक है, तो अलाउज न्यूट्रिशनल सपोर्ट व्हेन जीआई इंटॉलरेंस प्रिवेंट्स द ओरल और इंटेरल सपोर्ट। कि जीआई ट्रैक्ट आपका इतना इम्पेयर्ड हो गया, डैमेज हो गया है कि वो ओरल सपोर्ट को भी जो है प्रमोट नहीं कर सकता, इंटेरल सपोर्ट को भी वो फेवर नहीं कर सकता, तो तब हम पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है ना दे सकते हैं, ठीक है। जब आपका इंटेस्टाइन भी डैमेज हो जाए तब भी हम पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। जब जीआई ट्रैक्ट की इनकम्पिटेंसी है, ठीक है, इनटॉलरेंस है और ओरल और इंटेरल दोनों यानी कि जो है सपोर्ट्स को अगर आपकी बॉडी पेशेंट की फेवर नहीं करी तो हम पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। दिस इज द बेसिकली बेनिफिट ऑफ द पेरेंटेरल सपोर्ट ओवर द इंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है, कि दोनों में से इसका बेनिफिट किसका ज्यादा है। इसमें जी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे जो भी चीजें इसमें रह गई हैं पेरेंटेरल में, ठीक है। स्लाइड्स में उनकी अटेंडेंस ले रही हूँ सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद मैं तुम लोगों से ये स्लाइड्स भी शेयर कर रही हूँ। जितनी बाकी स्लाइड्स है ना वो नेक्स्ट टाइम तुम सब ने जो है ना वो थर्सडे को ये पढ़ कर आनी है, ठीक है, रिमेनिंग जितनी भी इसकी स्लाइड्स थी, ठीक है। आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। 23 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है और तुम लोगों की अटेंडेंस में कैप्चर कर रही हूँ। मीनवाइल जो हमारा न्यूट्रिशन का ग्रुप है उसमें मैं तुम लोगों से ये स्लाइड्स भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम तुम सब ने जो है ना ये एटलीस्ट पूरी स्लाइड्स ही बेसिकली रीड आउट करके आनी है, सो दैट इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो हम उसको जो है ना थर्सडे को डिस्कस कर सकें। क्योंकि उसके बाद अगर तुम लोग कहते हो ना कि हमें इस चीज की समझ नहीं आई तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ स्लाइड्स, ठीक है। इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास है उसकी स्लाइड्स भी मैंने अपलोड करनी है। चेकिंग योर अटेंडेंस और शेयर मैंने कर दिया तुम लोगों से, ठीक है। आई हैव शेयर द स्लाइड्स विद यू। If there is any question, you can simply ask. मरियम जफर, इंपॉर्टेंट थिंग्स यही हैं कि इंटेरल और पेरेंटेरल में फर्क क्या है, ठीक है, और एडवांटेजेस क्या हैं इंटेरल सपोर्ट के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ठीक है। इसी तरह से जो और फॉर्मूलाज कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ही मैंने वैसे ही ऑलरेडी तुम लोगों को स्लाइड्स जो है ना शॉर्ट करके ही बेसिकली सेंड की हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो डिलीट करके ही तुम लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जितनी ये स्लाइड्स है ना ये कम से कम फिर हम तुम सबको रीड आउट या याद करनी चाहिए। इसमें मजीद जो है हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो बेसिकली व्हाट इज इंटेरल सपोर्ट एंड व्हाट इज पेरेंटेरल सपोर्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। टीपीएन और पीपीएन में क्या फर्क है, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट और पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है, इनमें भी क्या डिफरेंस है। और प्लस जो है मैं तुम लोग को बता दिया, साथ साथ तुम लोग लिख भी सकते थे कि जो टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है दैट इज फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बोथ प्लेसमेंट्स, ठीक है। लेकिन जो पीपीएन है पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो सिर्फ शॉर्ट
टर्म प्लेसमेंट्स के लिए है, ठीक है। और प्लस उसमें कैलोरीज की भी रिस्ट्रिक्शन है कि 2000 से ज्यादा नहीं हम दे सकते, यानी कि वो कंप्लीट न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, उसमें साथ में एडिशनल चाहिए। और वो लिम्स के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। पीपीएन और जो जीपीएन है दैट इज थ्रू द सेंट्रल रूट। जो टॉपिक्स हमारे पास बुक में नहीं थे तो उसकी मेरे पास प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाला तुम लोगों की किताब में नहीं था तो वो मैंने तुम लोगों से शेयर कर दिया। ओबेसिटी वाला भी हमारी बुक में बहुत कम दिया हुआ था, ठीक है, फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए थे, तो दैट्स व्हाई आई शेयर्ड विद यू पीपल उसकी स्लाइड्स, ठीक है ना। बाकी तुम लोगों के तो बुक से ही है और बुक में ठीक लिखा हुआ है, सच इतना प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग एक दो दफा जरा पढ़कर देखो जरा, फिर नहीं समझ आती किसी टॉपिक में तो हम उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन कम से कम एक दो तो उसको रीड करो, उसको पढ़ो तो सही, तैयारी तो उसकी करो। जो टॉपिक हमारी बुक में नहीं होगा उसको मैं तुम लोगों को जाहिर है उसके एडिशनल नोट्स मैं तुम लोगों को दे दी हूँ, बट द टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी इन योर बुक और वो ठीक अगर वहां पे लिखा हुआ है तो जरूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा जो है मटेरियल किसी से भी स्टडी करें। ओके क्लास, टेक केयर, सी यू ऑन थर्सडे एट 6 PM। सुम्बल जफर, जिस टॉपिक में मसला है ना वो आप बताना, फिर हम उसको दोबारा स्टडी कर लेंगे। स्लाइड्स वगैरह तो हैं, बट आई थिंक बुक इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू पीपल एज वेल। ओके